दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको आम भाषा में लोग ईडी समझते हैं। यह डिपार्टमेंट, यह डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स से संबंधित और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। यह 1956 में एक्ट बना था और तब से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग जानते थे कि ईडी भी कोई चीज होती है। 1956 में इस विचार से बना था कि जो बड़े बड़े लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा का अधिक कहीं गड़बड़ घोटाले का अंदेशा रहता है, तो उसको इंक्वायरी की जाए। और उसके बाद इसी से संबंधित बना 2002 में, और फेमा बना 1999 में। फिर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंस बना, और ताज्जुब की बात कहें या हालात इस तरीके की डिमांड कर रहे थे कि पुलिस में जो हम कंप्लेंट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं सीआरपीसी 154 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 28/11/2011 को, 28/1/2011 को, उसके अनुसार कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो पुलिस को सूचना मिलने पर लिखित या जुबानी फौरन एफआईआर करनी होती है। लेकिन ईडी के साथ ऐसा नहीं है। ईडी में आप पहले इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं जिसे लोग रेड कहते हैं, और मूवेबल चल या अचल संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, बैंक खातों को सीज कर सकते हैं, संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं। इस तरह की सारी बातें करने तक आपको कोई भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसका ईडी फायदा उठाती है, छापे मारती है, ये बताती भी नहीं कि किसने कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट दी है। एक्यूज को कंप्लेंट के बारे में बताया भी नहीं जाता। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 10 सालों में, यानी 2014 से लेकर के 2024 तक 7,264 रेड्स ईडी ने मारे हैं। और यह संख्या का अंदाजा आपको तब होगा जब मैं यह बताऊंगा कि इससे पहले 10 सालों में 2004 से 2014 तक जो छापे मारे थे, ये 7,264 छापे उससे 86 गुना ज्यादा है। 86 गुना ज्यादा, इतनी तेज हो गई ईडी। इन पर जो रजिस्टर्ड केस किए गए 7,264 छापों के बाद, वो 5,297 किए गए, और प्रोसिक्यूशन केवल 1,281 मामलों में किया। लेकिन और जो गिरफ्तारियां हुई, यानी 7,264 छापे मारे, गिरफ्तारियां हुई 755, और कन्विक्शन कितने लोगों का हुआ? ताज्जुब होगा, 7,264 छापों के बाद कन्विक्शन केवल 36 लोगों का हुआ। इस कन्विक्शन के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करना उचित समझता हूं। प्रत्येक वर्ष में जो कन्विक्शन हुए उनकी जरा गिनती देखिए। 2014 से 2015, एक वर्ष में, वित्त वर्ष जो माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, उसमें 195 जगह छापे मारे गए, केस रजिस्टर हुए, छापे मारे नहीं, केस रजिस्टर हुए। और कन्विक्शन कितने का हुआ? 0, 0, किसी एक का भी नहीं। इसी प्रकार से 2015-16 में 148 केस रजिस्टर किए ईडी ने। छापा कितने, कन्विक्शन कितने का हुआ? दोबारा से 0। 2016 से 17 170 केस रजिस्टर हुए, जैसे हम ECIR भी कहते हैं, और 170 में से दोबारा से कन्विक्शन हुआ 0 का। 2017-18 में 171 केस रजिस्टर हुए, और कन्विक्शन हुआ केवल 2 का पूरे साल में। 2018-19 में 146 केस रजिस्टर किए गए, लेकिन कन्विक्शन हुआ केवल 4 का। 19-20 में रजिस्टर हुए केस 188, कन्विक्शन हुआ 4 का। 2020-21 में
708, एकदम से संख्या बढ़ी, 20 से 21, ईडी बहुत तेज हो गई और इस बार 708 केस रजिस्टर किए। लेकिन कन्विक्शन तो उनके हाथ में नहीं था, कन्विक्शन तो कोर्ट करती है। 708 में से कन्विक्शन केवल 3 का हो पाया। कितनी तकलीफ की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है। 2021-22 में केस रजिस्टर्ड हुए 1166, यानी उनसे तकरीबन 460 से ज्यादा, लेकिन कन्विक्शन और कम हो गया। 3 हुए थे पिछले वर्ष, कन्विक्शन केवल 2 का हुआ। ईडी को शर्म भी नहीं आती शायद ये सुन करके। 2022-23 में 1074 केसेस रजिस्टर हुए, कन्विक्शन केवल 8 का हुआ। 2023-24 में 934 केस रजिस्टर हुए, कन्विक्शन केवल 9 का हुआ। ये हालात है ईडी के काम करने का। पूरा फायदा उठाती है जो उसको पावर, कानून में पावर उसको उपलब्ध कराती है। तकलीफ की बात यह है कि ईडी को यही नहीं कि तलाशी, जब्ती, बैंक खातों को सीज करने की पावर, संपत्ति कुर्क करने का ही उनको अधिकार है, लेकिन पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उसको गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। पीएमएलए के लिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए विशेष अदालतें भी बनाई गई हैं जो केवल उनके केस देखती हैं। इसके बाद भी आपने पहले देख लिया कि कन्विक्शन रेट कितना कम है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। ईडी को बहुत बुरा लगेगा जब मैं ये कहूंगा कि ईडी के अफसरों को यह भी भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तो उनके साथ क्या होगा। और छोड़िए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, भाजपा की सरकार उनके अनुसार शायद बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे क्या सोचते होंगे कि हमारे परिवार के ये अधिकारी जो काम करते हैं ईडी में, उनका काम करने का क्या तरीका है। आम चर्चा रहती है, आम जनता आलोचना करती है ईडी के कार्य पद्धति पर, और ये आम बात हो गई है अब कहना, ईडी का उपयोग राजनीतिक दुर्भावना से किया जा रहा है। यह भी क्या किया जा रहा है कि उसमें जमानत की शर्तें कठोर से कठोर बना दी जाती हैं। कोर्ट को भी बहुत परेशानी होती है जमानत देने में, क्योंकि सैकड़ों करोड़, कहीं कहीं हजारों करोड़ की घपले की बात वो करते हैं, तो आसानी से जमानत नहीं मिलती। इसी बीच में शायद लोगों को पता नहीं होगा, ईडी का मुख्य कार्य यह भी है कि जो हमारे देश के लोग विदेशों में देश का रुपया लेकर के, हजारों करोड़ रुपया लेकर के, अभी तो टोटल अंदाजा है कि 15 लोग ही तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया विदेश में लेकर चले गए, और कितने ही लोगों ने विदेशों में धन जमा कर रखा है, उनको हम लोग आर्थिक अपराधी, फरार हुए आर्थिक अपराधी कहते हैं। इस तरीके से अब तक तकरीबन 26,645 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है इन 15 लोगों ने। ये तो वो है जो पकड़ा गया है, इसके अलावा वो भी हो सकता है जो पकड़ा नहीं गया लेकिन नुकसान पहुंचा है, और वह भी है जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया। पिछले 5 वर्षों में 2020 से 2025 तक 134 लोगों को वापस बुलाया गया है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन 134 में से एक भी बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी नहीं है। जैसे नीरव मोदी है, चौकसी है, माल्या है, ऐसा एक भी व्यक्ति आज तक दोबारा वापस नहीं ला पाए सरकार। लोगों को याद होगा, ये वायदा किया गया था कि जो विदेशों में देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए हैं उनको बहुत जल्दी वापस ले आया जाएगा, और जो विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है वो देश में ले आया जाएगा। लेकिन ना तो कोई काला धन आया, ना बड़े बड़े प्लेयर्स में किसी को गिरफ्तार किया करके देश में वापस लाया गया। यही नहीं, विपक्ष में तो बैठे लोग यह भी कहते हैं, और जनता भी कुछ कुछ विश्वास करने लगी है कि जो लोग अपराधी हैं उन लोगों को जैसे ही भाजपा में ज्वाइन करते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो ईडी की
प्रक्रिया या दूसरे भी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं या तो दबा दिए जाते हैं या बहुत एक्शन उन पर स्लो होता है, और इसी का नतीजा है कन्विक्शन रेट क्या है ईडी का, 1 से 2% केवल। ये क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पता लगता है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आखिर हो रही है। मैं इसके अलावा यह बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में दो बहुत जाने माने मामले ईडी के छापे के लोगों के सामने आए। पहला मामला था श्री ललित नागर, पूर्व विधायक तिगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनके ऊपर जो मेरी जानकारी है 3 बार छापे पड़े, और छापे के बाद ईडी को एक पंचनामा तैयार करना पड़ता है। पंचनामा होता क्या है? पंच से मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हो, पंच है बीच के, वो ना बीडी के लोग हैं ना जिनके ऊपर छापा पड़ा है उनके लोग हैं। वो जो एक कागज तैयार करते हैं छापे के बाद, उसे पंचनामा कहते हैं। पंचनामा में ये लिखा जाता है कि हमने यानी ईडी ने इनकी इतनी चल संपत्ति जब्त की है, जिसमें कैश हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल से लेकर के लैपटॉप वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद जो अचल संपत्ति है उसके बारे में वो सूचित करते हैं पंचनामा में कि हमने इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, यानी ये प्रॉपर्टी अभी ये मालिक नहीं है, इनकी मालिक या कब्जे में ये रहेगी ईडी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ललित नागर के यहाँ जो छापा पड़ा, उसके बाद जो पंचनामा तैयार किया उस पर लिखा गया नील पंचनामा, यानी ना किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ना कोई ज्वेलरी, ना कैश, किसी प्रकार की कोई चल संपत्ति नहीं लेकर गए ईडी के अधिकारी। यानी उनको कोई गलत चीज लगी नहीं जिसे उनका अधिकार बनता कि उसको वो अपने कब्जे में लेकर के ले जाते। अचल संपत्ति के बारे में भी उनको कोई इस तरह के कागजात नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले जिसमें वो कहती ईडी कि देखिए ये कागज हमारे पास है और इससे साबित होता है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया था। नील पंचनामा बना ललित नागर के यहाँ। अभी 15 तारीख को छापा पड़ा श्री महेंद्र प्रताप चौधरी महेंद्र प्रताप, यहाँ के 4-5 बार विधायक रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं। पिछली बार तो उनके पास 11 मंत्रालय थे, शायद मुख्यमंत्री से भी ज्यादा थे, उनके ऊपर छापा पड़ा। पिछली बार उन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था यहाँ से, फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और कुछ वोटों से श्री कृष्णपाल गुर्जर से हार गए थे। वे एक बहुत जाने माने परिवार से संबंध रखते हैं। मैं तो उनके पिताजी को भी जानता था, बहुत खानदानी आदमी हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और बहुत अच्छी छवि के व्यक्ति हैं। उन पर ये ईडी का छापा 15 तारीख को पड़ा। ईडी के छापे से पहले उनके ऊपर एक और भी घटना हो चुकी थी। अरावली हिल में उनका जो फार्म हाउस था उसको ध्वस्त करने की, सबसे पहले वो ध्वस्त किया गया उनका फार्म हाउस। हालांकि वो जब बना था, जब 2002 के बाद सुप्रीम कोर्ट जो एक्टिव हो गई है, एक्टिव नहीं थी और उनके अनुसार वो भूमि उन्हीं की थी। खैर ये अलग की बातें हैं, रिकॉर्ड की बातें हैं, वो अपने मुकदमे में क्या कहते हैं। लेकिन उनका फार्म हाउस ध्वस्त किया गया, खूब उसका प्रचार प्रसार किया गया कि देखिए चौधरी महेंद्र प्रताप का ये फार्म हाउस बना हुआ था अरावली हिल्स में, इसलिए हमको यह ध्वस्त करना पड़ रहा है। तो ये जो छापा ईडी ने 15 तारीख को डाला, मेरी जानकारी में 7 बजे के करीब ईडी के अधिकारी आ गए थे, 2-3 इनोवा गाड़ियों में। सीआरपी के लोग उनके साथ थे, लोकल पुलिस भी पहुंच गई थी, बुला ली गई थी, और रात के 10:30 बजे तक ये छापा डालते रहे। काफ़ी विस्तार से सारे उनके जो आवास है उसका छानबीन की,
छानबीन के बाद जो पंचनामा तैयार किया वह पंचनामा था नील पंचनामा, यानी किसी तरीके का कोई आपत्तिजनक न कागज मिला है, न कैश मिला है, न ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी तो पता लगा है वही थी जो उन्होंने अपने एफिडेविट में चुनाव के समय लिख करके दी थी। खैर ये अलग की बातें हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन पंचनामा जब ये कहता है कि नील पंचनामा, उसका मतलब इनडायरेक्टली आम भाषा में यह है कि कोई किसी प्रकार का कोई गड़बड़ घोटाला नहीं मिला, यानी एक तरह से ईडी उनको वहीं पर क्लीन चिट दे गई। हालांकि ईडी का अधिकार यह भी है कि बाद में भी वो दोबारा और कोई सबूत मिले तो दोबारा छापा डाल सकती है, केस बंद नहीं किया ये भी माना जाता है, लेकिन इसको तकरीबन क्लीन चिट माना जाता है। यह आम जनता ये महसूस करती है कि चाहे कांग्रेस नेता ललित नागर हैं या कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी हैं, इनके ऊपर जो छापा पड़े हैं वो राजनीतिक दुर्भावना से पड़े हैं। ये छापे आखिर और लोगों पर क्यों नहीं पड़ते? देश में आम चर्चा है कि छापे विपक्षी नेताओं पर पड़ते हैं, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं पर पड़ते हैं और भाजपा के नेताओं पर नहीं पड़ते। ये बहुत बड़ा एक धब्बा है, कलंक है सरकार के नाम पर और खासतौर से ईडी के नाम पर। क्या आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं कि 2004 से 2014 तक जितने छापे पड़े थे उसका 86 गुना छापे पड़ गए 2014 से लेकर के 2024 तक ही। ये क्या दिखाता है? और आम लोग ये कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो करती है सरकार ईडी का, वो इसलिए करती है कि विपक्ष के नेता या तो डर करके घर बैठे रहे और या वो बीजेपी में शामिल हो जाए। मुझे लगता है किसी हद तक सरकार इसमें कामयाब भी हो रही है, क्योंकि ललित नागर उन छापों के बाद वो एक चमक दमक खो बैठे थे जो इन छापों से पहले थी। कितने लोग हैं जो ये मानेंगे कि ये जो नील पंचनामा दिया है ये वास्तव में सही होगा, कोई किसी तरीका का गड़बड़ घोटाला नहीं होगा? कितने लोग विश्वास करेंगे? कि कुछ लोगों ने तो कहना ही शुरू कर दिया था ललित नागर ने 10-20 करोड़ रुपया ईडी वालों को दे दिया होगा, इसलिए पंचनामा नील पंचनामा दे करके चले गए। हो सकता है महेंद्र प्रताप जी के बारे में भी यही कहा जाए कि महेंद्र प्रताप जी ने उनको 10-20 करोड़ रुपया दे दिया होगा, इसलिए ईडी के अधिकारी बिक गए और नील पंचनामा दे गए। अब यह बातें तो अलग हैं, लेकिन इसमें तो दो राय नहीं है कि आखिर अधिकतर छापे विपक्षी नेताओं पर ही क्यों पड़ रहे हैं। मैं तो ये आग्रह भी करूंगा इस एपिसोड के द्वारा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि इस तरीके के छापे डाल करके हम क्या संदेश दे रहे हैं। प्रजातंत्र में विपक्ष का भी बहुत महत्व है। मैं तो हमेशा कहा करता हूं विपक्ष का महत्व वही है जो एक गाड़ी में ब्रेक का काम है, वो विपक्ष का काम है। जहां सरकार गलत काम करे, आखिर ये तो नहीं है कि सरकार सभी सही काम करती है, सरकार से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ अनजाने हो सकती हैं, कुछ गलत इरादों से हो सकती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए, इंगित करने के लिए विपक्ष वो काम करती है जो ब्रेक काम करता है एक गाड़ी में। अगर एक्सेलरेटरी गाड़ी में रहेगा, ब्रेक नहीं रहेगा तो कभी भी एक्सीडेंट होगा। आज यही डर है। अगर सरकार इसी तरीके से काम करती रहे, विपक्ष कमजोर हो गया तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कार में कोई भी दुर्घटना हो सकती है सरकार में, जैसी कि हुई है बांग्लादेश में हुई, नेपाल में हुई, श्रीलंका में हुई। ये तो अच्छी बात है कि हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग काफी सहनशील हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं
और इस तरीके की घटना हिंदुस्तान में होने की संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि वो हर परिस्थिति को एक संयमित ढंग से हैंडल करते हैं, उसको संभालते हैं। हमारे देश में सरकारें बदली जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार हिंसात्मक तरीके से नहीं बदली गई। ऐसे तो हमारी आज़ादी भी हिंसात्मक तरीके से प्राप्त नहीं हुई। आज़ादी भी तो गांधी जी के नेतृत्व में हिंसात्मक तरीके से प्राप्त की, जो अपने आप में एक विश्व का इतिहास है। तो ये अभी यही नहीं, कुछ केसेस इस तरीके के हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जो ये साबित करते हैं कि या तो बहुत गड़बड़ शुरू हो गई है, और या फिर ये है कि हमारा जो आज की सरकार है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। अभी आपको पता होगा कि एक तरफ नीरव मोदी हैं, माल्या हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी हैं। इन लोगों पर अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इस सरकार को भी 10-11 साल हो चुके हैं, और ये सभी लोग इसी सरकार के समय में बाहर भागे थे। पॉलिटिकल केसेस भी हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में कोल एंड सैंड माइनिंग केस है, जो जनवरी 2026 में शुरू हुआ, 2025 में। और लालू प्रसाद यादव का केस है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, वो भी अभी चल रहा है। तमिलनाडु एंड केरला में भी इस तरीके के कुछ केसेस हैं। मैं ये सब बातों के अलावा सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को, शाह जी को यह सोचना चाहिए कि हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का या सीबीआई का या इनकम टैक्स का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ और जनता में ये एक आम धारणा बन गई कि सरकार अच्छे इरादों से काम नहीं कर रही है, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। आखिर हमारे देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से अच्छा कोई तरीका है ही नहीं राज करने का। अगर प्रजातंत्र हमारे देश में कमजोर होता है, समाप्त तो नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं भय है कि समाप्त हो जाएगा हिंदुस्तान से प्रजातंत्र। अब उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। हर जनमानस में यह धारणा बैठ गई है कि प्रजातंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है राज करने का, और प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहिए। ये ठीक है कि जनता हमारी जागती है, बहुत जल्दी नहीं जागती, बहुत शीघ्र नहीं जागती, लेकिन जागती है। और भाजपा को तो यह भी सोचना चाहिए कि आखिर 2019 में उनको 303 सांसद दिए थे जनता ने, 2024 में घट करके 63 घटकर केवल 240 रह गए, उधर कांग्रेस के दुगने हो गए। हाँ, इसके बाद यह भी माना जाता है कि जो उसके बाद राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, उससे पहले राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सभी जगह भाजपा जीत रही है। अब ये दूसरी बात है, और महत्वपूर्ण तो है कि राहुल गांधी कहते हैं यह सब वोट चोरी के कारण हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ईवीएम हैक भी ना हो तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कहते हैं जो SIR है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वोटर्स लिस्ट का, उसकी वजह से हो रहा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रजातंत्र बहुत सही तरीके से नहीं चल रहा है। इस पर विचार करना चाहिए मोदी जी को, आज की सरकार को। धन्यवाद।